नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज बड़ा अजीब सा विषय है। इस पर वीडियो बनाने से पहले मैं सोचा कि बनाऊं कि ना बनाऊं, कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना लग जाए, किसी को बुरा ना लग जाए, कोई आदमी इसको हवा या हवाबाजी ना कह दे। लेकिन मैंने कहा कि भीष्म पितामह के शरीर में सहस्त्र बाण इसलिए अर्जुन ने धांस दिया क्योंकि वो जिस समय उनको बोलने की जरूरत थी वो चुप रहे, और जिस वक्त चुप रहने की जरूरत थी वो बोल लिए। जब कुलवधु का चीरहरण हो रहा था, अगर अपना धनुष उठा लेते तो उस सभा स्थल में ऐसा कोई नहीं था जो उनके बाणों का सामना कर सकता था। लेकिन वहां उन्होंने कहा कि इस सीट पर बैठे महाराज मैं अपना बाप देखूंगा। और जब बंटवारे की बात आई, उस वक्त वो बोल दिए कि क्या करेगा भारी मन से इस राज्य की बंटवारा का मैं ही प्रस्ताव रख रहा हूं। तो एक राज्य का बंटवारा हुआ और परिणाम कौरव कुलवंश का सत्यानाश हुआ। तो मेरा अपना मानना है कि अगर आपके वश में युद्ध रोकना नहीं है तो कम से कम बात कह के लोगों को बता दीजिए। हो सकता है कोई रोकने में सक्षम हो, आपके सुनने का इंतजार कर रहा हो। तो फिर कोई चुप बैठो बलवाना, बोलो, और मैं उसी बात को मान करके इस पर बोलना स्वीकारा है, परिणाम चाहे जो हो। मेरा मनसा किसी को दिखाना नहीं, किसी को दुखाना नहीं, किसी को नीचे दिखाना नहीं, और किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं बोला। मेरा मामला बिल्कुल निष्पक्ष है और मैं वह बात बोल रहा हूं जो किसी को बुरा तो लग सकता है लेकिन बुरा है नहीं। चर्चा करते हैं सिलसिलेवार। सबसे पहले चर्चा करते हैं वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल याचिकाओं पर। एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जिसमें दोनों पक्ष सामने आकर के मीडिया में कह रहे हैं कि मैं जीत गया। हालांकि ये अभी कुछ नहीं हुआ है। जो स्टे मिला है वो कोर्ट ने नहीं दिया है, न्यायालय ने स्टे नहीं दिया है। सरकार ने मांगा है कि उस पर भी यथास्थिति रहने दीजिए, अगले डेट तक मैं अपनी बातें और विस्तार से विद डॉक्यूमेंट्स कहूंगा। अब वो जो जिन्होंने डाला है वो कह रहे कि भाई जीत होगी। यूट्यूब पर वीडियो बनाने वाले सरकार के पक्ष वाले, विपक्ष वाले और निष्पक्ष वाले अपने अपने तरीके से कराओ। उनका वीडियो देख करके पता चल जाता है कि ये सरकार के पक्ष में वीडियो है, ये सरकार के विपक्ष में वीडियो है। मेरा वीडियो देख करके आप लगेगा ये बात निष्पक्ष में है, वो साफ दिख रहा है। आजकल सोशल मीडिया सबसे ज्यादा अनसोशल हो गया है। लेकिन क्या करेगा, समाचार और विश्लेषण भी सोशल मीडिया पे है। नहीं तो मेन मीडिया पर तो कहीं सांप काटा है तो कहीं बत्नी भागी है, यही समाचार है। तो आइए सोशल मीडिया पर अनसोशल एलिमेंट से हट करके जो लोग शुद्ध बात कर रहे हैं उनकी बातों का कदर करें और उनको अपना आशीर्वाद दें ताकि उनका मनोबल बढ़े। आपका एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर उन सबका हौसला बढ़ाएगा और वो और बढ़िया बात कहने के लिए उत्साहित और प्रोत्साहित होंगे। मेरा उत्साह बढ़ाइए और मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। मैं निष्पक्ष बात आपके सामने रखता हूं, रखूंगा और रखता रहूंगा। मित्रों, देखिए, न्यायालय में क्या होगा उसके विश्लेषण हर चैनल पर और हर उस पर आ गया है। मैं जो कहना चाहता हूं वो बड़ा गंभीर विषय है। एक विद्वान न्यायाधीश ने एक याचिकाकर्ता को कहा कि क्या बेहूदगी है। उन्होंने बेहूदगी शब्द नहीं लगाया होगा, कोई और से लगाया होगा। मैं हल्का आदमी हूं, मैंने बेहूदगी शब्द का इस्तेमाल किया कि क्या बेहूदगी है। कोई आदमी 100-200 साल पहले का कागज कहां से दिखाएगा, किसके पास से कागज होगी। मुझे हंसी आ गई, लेकिन हमारे यहाँ कोर्ट के आर्डर पर हंसने की इजाजत नहीं है, यह अवमानना के अंदर आता है। तो मैं हंसा नहीं, और अगर हंसा भी होगा तो आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं अगर कहा कि मैं हंसा तो कोर्ट का अवमानना में फंसा, और इतना बेवकूफ आपको मैं दिखता तो हूं नहीं, और ना मैं हूं, यह मैं जानता हूं। तो मैं हंसा नहीं था भाई, बिल्कुल नहीं हंसा था। वर्षा करे मैं बिल्कुल नहीं हंसा था, मान लीजिए नहीं हंसा था। अब क्यों हंसने की बात है वो कह देता हूं।
एक तरफ विद्वान न्यायाधीश कह रहे हैं कि ये क्या बेहूदी है, 100-200 साल 500 साल अगर किसी सज्जन ने, उनके परिवार के किसी आदमी ने वो वक्फ कर दी है जमीन, तो उसको कागज कहां से दिखाएगा। लेकिन वही न्यायालय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम के होने का सबूत मांग रही है कि भाई भगवान राम जन्मे थे तो उनका परिवार तो होगा, कहाँ जन्मे थे, किधर जन्मे थे। मतलब जो चीज सृष्टि निर्माण के पहले का है उसके होने का सबूत पूछा जा रहा है, और जिस चीज का जन्म ही कुछ दिन बाद हुआ है उसका कागज कहां से होगा। अब उस न्यायालय से मैं किसी तरह को उम्मीद करूं तो ये हंसने नहीं रोने वाला मामला बन जाएगा, और मैं रोऊंगा नहीं, क्योंकि रोते कमजोर लोग हैं। मैं लड़ूंगा अपनी बात के हर चरण पर, नहीं होगा तो आपके सामने कहूंगा, जैसा मैं कह रहा हूं कि आप उस न्यायालय से क्या भरोसा करते हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के होने के सबूत मांग रहा है, और उस दिए हुए सबूत पर अपना फैसला दे रहा है, और कुछ दिन पहले का कागज कह रहा है कहां से मिलेगा, वो जो कह दिया वही कानून। आप उस न्यायालय का क्या करेंगे जो यह डिसाइड करता है कि होली में आप पानी कितना मिलाएंगे और कौन सा रंग से होली खेलेंगे, दिवाली में कौन से तेल का दिया जलाएंगे। जिस आदमी को जानवर के कटने पर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, नदी नाले गली सब खून से लाल हो जाता है, तरह तरह के जीवाणु भी, सड़क कीटाणु और बदबू से बजबजा जाता है मोहल्ला, उसमें विद्वान न्यायाधीश को कोई दिक्कत नहीं है। रंग से दिक्कत है पर्यावरण का, रंग से पर्यावरण प्रदूषित होता है, पानी खत्म होता है, खून से नहीं होता। तो अब उस न्यायालय से क्या उम्मीद करें। मैं नहीं कर रहा हूं कि न्यायालय में बैठा हर आदमी इसी तरह का है, लेकिन कोई आदमी तो है। उसी न्यायालय में बैठने वाले एक आदमी के पास अकूत संपत्ति पकड़ी गई और सारे न्यायालय के लोग चुप हैं। वो तो एक अखबार वाले की बेवकूफी हो गई कि उसने अपने अखबार में छाप दिया। आजकल अखबार कहीं नहीं चल रहा, उसका पता ना कैसे चल गया। ऐसे ऐसे खबरों के लिए अखबार होता है, या तो फिर विज्ञापन लेने के लिए, वो विज्ञापन का बाद में आऊंगा, पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो जब अपने घर मिले अकूत संपत्ति पर आप चुप हैं, और उसी गेट पर पहरा देने वाला सिक्योरिटी अगर 50 रुपये मांग लेगा कि जज साहब से जल्दी मिलना है तो 50 रुपये तो जल्दी भेज देंगे, तो वो अब तक नौकरी से बर्खास्त हो गया होता और इस टाइम जेल की सलाखें गिन रहा होता कि क्यों मैंने 50 रुपये मांगा, मैं भी कौन अकूत संपत्ति जमा कर दिया, जैसे मान्य जज साहब ने किया था। एक बात की तो चिंता हर आदमी को, मुझे भी है, कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जज साहब ने ऐसी कौन सी विद्या दे देते अपने लीडर की कोई का लड़का ही जज बनता है। मतलब आज अगर मैं जज हूं तो जो मेरे पीछे वाले जज थे उनका बेटा को मैं जज बनाऊंगा, फिर ये मेरे बेटे को जज बनाएंगे, यही चैन चलता रहता है। मतलब अमिताभ बच्चन का अभिषेक लाख कोशिश के बाद भी अमिताभ के पासन तक नहीं गया। सुनील गावस्कर का बेटा रोहन गावस्कर एक मैच खेला था, अर्धशतक बनाया, उसके बाद कुछ नहीं बना सका। सचिन तेंदुलकर का अर्जुन तेंदुलकर संघर्ष कर रहा है। देवानंद साहब का बेटा सुनील आनंद अपना स्टूडियो चला रहा है। अभी अभी दिवंगत हुए भारत रत्न दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता मनोज कुमार गोस्वामी, मतलब मनोज कुमार जी का बेटा, दोनों के दोनों पिता के कमाई संपत्ति पर ही अपना खर्चा चला रहे हैं। एक आदमी दिल्ली में कैटरिंग चलाता है और एक आदमी पिताजी का स्टूडियो संभालता है। लेकिन जज साहब का बेटा जज ही हो जाता है, यह विलक्षण प्रतिभा। मतलब कोई आईएएस का बेटा आईएएस नहीं होता। कम से कम 2 आईएएस अफसरों को मैं जानता हूं और 20-50 के यहाँ आना जाना है। परसों एक आईएएस के बेटे के शादी में लखनऊ जा रहा हूं, वो माता पिता दोनों आईएएस हैं, लेकिन उनका बेटा आईएएस नहीं बना, जबकि वो लड़के का मामा भी आईएएस है। मतलब जिस लड़के की माँ आईएएस, पिता आईएएस, मामा आईएएस, उस लड़के के दादाजी अपने जमाने मतलब रांची के मशहूर डॉक्टर थे। और नाना जी का क्या कहना, संसद सदस्य, कवि, हृदय, लेखक, पत्रकार, कलाकार, सारी विद्या के धनी थे। वो नाती आईएएस नहीं बना। जिनके घर में 3-3 आईएएस थे, जो उनको ककहरा सिखाए होंगे वो आईएएस सिखाए होंगे, माँ सिखाए होंगे, पिता सिखाए होंगे, या मामा नाना सिखाए होंगे। ये लोग सिखाते हैं क लिखो ABCD। तो जिसको ककहरा आईएएस सिखाया वो लड़का आईएएस का परीक्षा नहीं दिया, जज साहब का बेटा जज साहब बन जाता है। चिंता और चर्चा इस बात को होनी चाहिए, बट नहीं होता है, क्योंकि सरकार चाहे जिसकी हो, सिस्टम तो उन्हीं का है। तो अब वक्त बोर्ड पर क्या देंगे, क्या फर्क पड़ता है।
जो देंगे वो देख लेंगे, तो उसकी चर्चा रहने देते हैं। लेकिन हेडिंग है कि सिस्टम चाहे जिसकी हो, सरकार चाहे जिसकी हो, सिस्टम तो हमारी है, फिर सिस्टम पे चर्चा करते हैं। आपको पता होगा कि एक और मुद्दा बड़ा चर्चा में है, नेशनल हेराल्ड का। नेशनल हेराल्ड वाला केस में मैंने वीडियो बनाया था। आज एक अनोखी बात सुनने को मिली। विश्वास मानिए, मैं अखबार का बड़ा शौकीन आदमी हूं। मैं जो गांव में भी रहता था ना, तो 3 अखबार पढ़ता, आज, दैनिक जागरण, उसके बाद एक आता स्वतंत्र भारतीय, स्वतंत्र कुछ ऐसा आता था, और अंग्रेजी का पायनियर। मैं अपने एक चाचा को समझा रखा था कि चाचा अंग्रेजी का अखबार बढ़िया होता है, क्योंकि एक ही अखबार का पैसा होता था, पिताजी 2 अखबार नहीं खरीदने थे, तो उनको पायनियर खरीदा। एक को बोला कि तू दैनिक जागरण ले, मैं आज लेता था, और बाद में राष्ट्रीय सहारा कुछ दिन तक फ्री में आया और खरीदने लगा। मतलब अखबार का शौक था कि अलग अलग लोगों को आके एक ही अखबार क्यों खरीदना, तुमको अखबार करना, मेरा वाला तू पढ़े, तेरे वाला मैं पढ़ूंगा, अलग अलग अखबार ले। लेकिन दिल्ली में भी मैंने नेशनल हेराल्ड अखबार पढ़ा नहीं है कभी, देखा है, जरूर देखा है म्यूजियम में, हम यूट्यूब पर देखे हैं, गूगल पर देखे हैं, जब उसमें बोला है तो पढ़ा तो पड़ेगा ना, देखना तो पड़ेगा शक्ल कैसी होती है। लेकिन एक बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो अभी हिमाचल के मुख्यमंत्री बने हैं सुखू साहब, बताया जा रहा है कि वो उसके पहले हरियाणा परिवहन निगम में कर्मचारी थे। तो जिस वक्त हरियाणा के बस डिपो पर बसों में आगे पीछे ऊपर नीचे जहां भी ड्यूटी करते होंगे, मुझे उनकी ड्यूटी का डिटेल पता नहीं है कि ड्राइवर थे कि कंडक्टर थे कि क्लीनर थे कि डिपो मैनेजर थे कि बस के इंजीनियर थे, जो थे, लेकिन जिस भी पोजीशन में करते होंगे बस डिपो पे ही काम करते होंगे, क्योंकि बस में काम करने वाला बसे के डिपो में रहता है। उस डिपो पर भी अखबारें बिकती हैं, हेराल्ड नहीं बिकता होगा, तो नेशनल हेराल्ड उन्होंने देखा नहीं होगा, लेकिन 2 से 3 करोड़ रुपया महीना या सालाना का विज्ञापन वो देते हैं उस अखबार को जो बंद हो गया सालों पहले। ऐसा एक मामला झारखंड से आया है। जैसे मान लीजिए कि झारखंड में पिछले इतवार को एक कार्यक्रम हुआ, अब एग्जाम दे देता हूं, जैसे 17 तारीख को आदरणीय चंद्रशेखर जी का जन्मोत्सव होता है, हम सबके लिए वो उत्सव जैसा है। मैं भी गया था राजघाट पर उनके जननायक स्थल पर। वो 17 तारीख के जन्मोत्सव का विज्ञापन आज 18 तारीख को नहीं, कल मतलब 19 तारीख या 20 तारीख को छपेगी कि 17 तारीख को जरूर आइएगा चंद्रशेखर जी का जन्मदिन मनाने के लिए। यह है सरकार चाहे जिसकी हो, सिस्टम उन्हीं की होती है जो सिस्टम में कमाना और पैसा बनाना जानते हैं। यह सिस्टम ऐसा ही है। मित्रों, एक सिस्टम की और बात करके वीडियो को बंद करूंगा। सिस्टम कैसे काम करती है। पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन पर विरोध हो रहा है। चुन चुन करके घरों पर निशान लगाया गया है और उसके बाद उसमें आगजनी की गई है, उसमें के घरों को ले करके खींच करके बलात्कार, बेइज्जती, लूटपाट और तरह तरह की यातनाएं दी गई है। उनके मुख्यमंत्री यहाँ बांसुरी बजा रही है, मतलब रोन जल रहा था, निगरो बांसुरी बजा रहा था, जैसे यहाँ बांसुरी बजा रही है और कुछ नहीं कर रही है। एक ये सिस्टम है। और पश्चिम बंगाल के सटे 2 राज्य हैं, त्रिपुरा और असम। उन 2 जगहों पर भी विरोध प्रदर्शन हुआ है, प्रदर्शन हर जगह हुआ है। वहां प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने इतना सम्मान दिया और फेसबुक पर लोग लाइक कर रहे थे, पुलिस डांटा मारबेन मारबेन, मार छिलम आवे छिलम डाक छिलम। अब छिलम छिलम लोग फेसबुक पर कर रहे हैं। कोई आदमी घर से बाहर नहीं आया क्योंकि वीडियो को देख रहा है कि कुटाई बहुत बढ़िया से हो रही है। वो दूरदर्शन से ही ठीक है, निकट दर्शन आकर कुटवाने का क्या फायदा। उनको पता है कि यहाँ पर दीदी नहीं दादा है, तो सिस्टम दीदी का अलग है और दादा का अलग है। दादा के सिस्टम में स्थान विशेष का रंग परिवर्तन तुरंत, और दीदी में चिन्हित करके धर्म विशेष के लोगों का घर जलाना, वो भी तुरंत। यहां भी सरकार चाहे जिसकी हो, सिस्टम वही है। वही सिस्टम उत्तर प्रदेश में है जो आतंकियों को संरक्षण देती थी, डाकू माफिया स्टेन गन से फायरिंग करता हुआ ओपन जीप में जाता था। पुलिस वही थी, प्रशासन वही था, सब लोग वही थे। सिर्फ एक सरकार बदला, एक भगवाधारी योगी आया, वो आदमी
जीप के छत से स्ट्रेचर पर आ गया, कहा कि मेरे को चला नहीं जा रहा है, अब जहन्नुम नसीब हो गया। सिस्टम हमारा है, पर सिस्टम को चलाने वाले की ईमानदारी पर निर्भर करता है कि वो ममता बनर्जी का सिस्टम अपनाता है, जहां पर विरोध प्रदर्शन में सरेआम हिंदुओं का घर जलाया जाता है, उनको नुकसान किया जाता है, भागने पर मजबूर कर दिया जाता है, या सिस्टम असम के और त्रिपुरा के मुख्यमंत्रियों का अपनाया जाता है, जिसमें विरोध प्रदर्शन वाले को समझाया जाता है कि आप अदालत के माध्यम से जाइए, शांतिपूर्ण करिए, उग्र करेंगे तो आपको स्थान विशेष का परिवर्तन किया जाएगा, क्योंकि लातों को भूत बातों से नहीं मानते। ये हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहा, वो हमारी मुख्यमंत्री है तो उनकी बात को तुम्हें मानना पड़ेगा। और वो मैं मानता हूं कि अगर आप विरोध को हमले के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो आप पर एक्शन होना चाहिए, जो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने किया, जो आसाम के मुख्यमंत्री ने किया, और छूट नहीं दिया जाना चाहिए जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने किया। मित्रों, देश अजीब मोड़ से गुजर रहा है, जहां चुन के आए हुए मुख्यमंत्री मंच से कह रही है कि केंद्र की कानून को मैं मानूंगी नहीं, वह पास हो जाए मैं होने नहीं दूंगी। वह राज्य का मामला नहीं है, केंद्र का मामला है, और भारत के संविधान का शपथ लिए हुए मुख्यमंत्री इसको ना मानने की कह रही सरेआम। मुख्यमंत्री सरेआम हिंदुओं के घर जल जाने और अपने ही देश में रिफ्यूजी जीवन बिताने पर मजबूर लोग उसके बाद भी कह रहे हैं कि यह भाजपा और बांग्लादेश का काम है। और सिस्टम एक ये भी है कि हिंदू धर्म सनातन के आन बान और शान के प्रतीक कायदे आजम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम के होने की सबूत मांगती है, जो सृष्टि निर्माण के पहले से थे। वो है तभी सृष्टि बना, उन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया। सृष्टि के निर्माणकर्ता के होने का सबूत मांगने की हिमाकत कोर्ट कर सकती है, और 150 साल पहले किसी ने वह किया होगा, उसकी कागज मांगने के लिए कहती है क्या बेवकूफाना है। भारत के राष्ट्रपति इस देश के प्रथम नागरिक हैं। जिस संविधान से सरकार शक्ति लेती है, जिस संविधान से न्यायालय को शक्ति मिला है, जो भारत के संसद के बनाए कानून की समीक्षा कर रही है, उसी संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि राष्ट्रपति का काम टाइम बाउंड हो। और जब राष्ट्रपति के टाइम पर टाइम बाउंड नहीं है तो अदालत ये कहती है कि आप 3 महीने के अंदर इसका निर्णय ले, नहीं तो इसको निर्णय लिया हो मान्य रहेगा। वीडियो बंद करने से पहले अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग याद दिला देना चाहता हूं, क्योंकि अब न्यायालय डायलॉगबाजी से ही चलती है। कि कल 11 बजे आऊंगा मैं, और वो एम्बुलेंस लेके जाता है, इसलिए कि मारने के बाद अस्पताल पहुंचाना आसान होता है। तो विद्वान न्यायाधीश 3 महीने की टाइमलाइन दे रहे हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जब संविधान में राष्ट्रपति को सजा का प्रावधान ही नहीं है, तो अगर 3 महीने के अंदर वो नाक काट किया तो अब क्या करेंगे? नया कानून बनाकर राष्ट्रपति को जेल में डालेंगे, या मुंह से बक देंगे कि हम राष्ट्रपति को भी जेल भेजना चाहते हैं, और यहाँ पर मोदी विरोधी कहने लगे कि अब अदालतें राष्ट्रपति को जेल भेजने की कह रही है। इतना स्थिति खराब हो गया है। विचार जरूर करिएगा। सिस्टम के सहारे मैं भी हूँ, सिस्टम के सहारे आप हैं, लेकिन बड़ा अफसोस होता है जब आपने अपने ही सिस्टम को सराहने की जगह लाल और मराद भेजता है। मैं अपने आप को धिकारता हूँ कि मैं क्यों इस बात पर तैयार हुआ कि जिस सिस्टम में मैं सांस ले रहा हूँ उसी को शर्मिंदगी का विषय बना रहा हूँ। लेकिन विचार जरूर करिएगा, आप तो करेंगे या ना करेंगे, मैं तो करता हूँ, और जो मैं करता हूँ आपके सामने रखता हूँ। मेरे वीडियो को अगर आपको लगा होगा कि मेरे ये शब्द अक्षरशः सही है कि सरकार चाहे जिसकी हो, सिस्टम उन्हीं की होती है जिनके पास सरकार होती है, या जिनके पास सरकार को अपने बस में बनाने की क्षमता होती है। तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसे अपने सभी समूहों में साझा करें, क्योंकि साझा करने से समस्या अपने समाधान को प्राप्त होता है, और जब समस्या को समाधान मिलता है तो वो समाप्त होता है। एक दिन में बेशक ये सिस्टम सुधर नहीं जाएगा, समाप्त नहीं हो जाएगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। इन्हीं उम्मीद के साथ मैं राकेश परमार आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।